वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 हमारी चल रही है भूगोल की। तो आज हमारा लेसन है अध्याय नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में, यानी हमारी स्थलाकृति संरचना के बारे में, यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में हम पूरी जो है डिटेल के बारे में जानेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में जो विद्यार्थी सीटेट एग्ज़ाम की, यूपीएससी एग्ज़ाम की या रीट लेवल सेकंड एग्ज़ाम की आगामी तैयारी कर रहा है या ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली जो है एनसीईआरटी बुक्स जो नवीनतम संस्करण है उसको आपको डेली जो है क्लास मिलती है एमसीक्यू। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाए जैसे ही हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। पहले थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की गतियाँ के बारे में, या हम कह सकते हैं स्थलाकृति संरचना के बारे में। थोड़ी सी स्थलाकृति के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार से होती है, एक तो अंतर्जनित बल और एक होता है बहिर्जनित बल। हमने पढ़ा है अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है अंतर्जनित बल जो है वो आकस्मिक बल और पटल विरूपण, दो प्रकार का होता है। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, एक अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। उसके बाद अंतर्जनित बल के अंदर आ जाता है आकस्मिक यानी अचानक बल, और फिर पटल विरूपण बल, यानी जिस प्रकार, जैसे पटल विरूपण का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, जैसे इस प्रकार ये क्या होता है, ये पटल विरूपण होता है। जो यहाँ पे दोनों प्लेटों के अंदर घर्षण होता है, तो घर्षण होता है यहाँ पे, जो अवशोध जमा होता है वो क्या करता है, एक पर्वत का निर्माण करता है। तो ये पर्वत निर्माण का बल तो अंतर्जनित बल के अंदर आ जाएगा। आकस्मिक बल के अंदर भूकंप है, जैसे ज्वालामुखी है और भूस्खलन है। ठीक है, आकस्मिक बल, अचानक बल। फिर देखिए, अंतर्जनित बल किन्हें कहते हैं, जैसे जिस प्रकार कोई भी द्रवित मेघम है वो अंदर ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और जो बहिर्जनित बल है वो क्या होता है, जैसे द्रवित मेघमय है वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे अंदर तापमान के कारण, गर्मी के कारण जैसे ही ज्वाला निकला वो क्या निकला, पूरा बाहर निकलेगा। इस बाहर निकले हुए जो अवसाद होंगे उन्हें क्या कहेंगे, बहिर्जनित बल कहेंगे। और इसके अंदर क्या हो जाएंगे, जैसे अपर्दन और निक्षेपण के कारण। ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण, जो बाहर अवसाद होंगे उसके अपर्दन और निक्षेपण, या निक्षेपण का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा करना, उसके द्वारा नदी, बहता जल जैसे पवन है, समुद्री तरंग और हिमनद का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये स्थल रूपों का विकास है। इसके बारे में पूरी हम एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर देखिए, नीचे दिए गए कथन व कारण पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। बिल्कुल कथन सही है। कारण कहता है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मेग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, तो सही है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। देखिए, पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों से बना हुआ है। ठीक है, ये हमेशा क्या, प्लेट इधर उधर थोड़ी जो है घूमती रहती है, और जो पिघला हुआ मेग्मा है ये क्या करता है, इन प्लेटों को क्या इधर उधर घुमाता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करेंगे तो कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फिर देखिए, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर यानी मिलीमीटर के लगभग। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मेग्मा में होने वाली गति के कारण है, जो भी पिघला हुआ मेग्मा है उसके कारण जो है प्लेटें इधर उधर घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मेग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, आगे हम चित्र के माध्यम से भी जानेंगे। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी है। जो पृथ्वी का स्थलमंडल है वो कई प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये प्लेटें क्या है, इधर उधर घूमती है, और घूमती किस कारण है, पृथ्वी के अंदर जो भी पिघला हुआ मेग्मा है उनके कारण जो है ये वृत्तीय गति करती रहती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, फिर बात करते हैं सीटेट एग्जाम और रीट लेवल सेकंड एग्जाम और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक आपको सामाजिक अध्ययन की एसएसटी की नवीनतम संस्करण की बुकों का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस पर उपलब्ध हो जाएगा। मात्र 100 रुपये इसके प्राइस है। तो सभी विद्यार्थी ये टेस्ट सीरीज जरूर ले, और लेनी ही होगी आपको, तभी आप अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह अधिकेंद्र कहलाता है।
भूपर्टी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा बाहर आता है करेक्टर कहते हैं। क्या ये कथन सही है? तो इसमें जो है केवल 2 कथन सही हो जाएगा। ठीक है, जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है, जिस प्रकार ये ज्वालामुखी है और यहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलेगा और जो यहाँ पे जो बनेगा उसे क्या कहते हैं? करेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो लावा बाहर आता है, उस बाहर आते हुए जगह को क्या कहते हैं? करेक्टर कहते हैं। ये सब तो क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इसने कहा कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपने उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। याद रखना है आपको, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार हम बात करें तो ये है इस प्रकार। ठीक है, ये पृथ्वी हमारी, यहाँ पे भूकंप आया। ठीक है, भूकंप की कंपन हुई, इस तो किसे कहते हैं? उद्गम। जिस दिशा में ये ऊपर सीध में होगा, यानी वहाँ पे जहाँ पे ये ऊपर दर्शाएगा कि यहाँ पे भूकंप आया है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अधिकेंद्र। क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, याद रखना है, अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर कहेंगे, और ये इसे कहेंगे उद्गम केंद्र। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा केवल 2 ही सही है। देखिए, उद्गम केंद्र, ये जो आप दर्शा रहे हैं ये है प्लेटें पृथ्वी की। ये देखो, ये एक प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है। ठीक है, और ये प्लेट इधर उधर चलती रहती है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, ये दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पे जो कंपन होगा भूकंप का, ठीक है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। फिर वही बात करें इसी के निकटतम जस्ट यानी ऊपर, तो इसे क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहेंगे। फिर ये कह रहा है कि भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, तो इस प्रकार इसका पूरा प्रभाव है जो सभी प्लेटों पर पड़ता है। ये है प्लेट की सीमा जो आपको दर्शाई जा रही है। ठीक है, ये प्लेट की सीमा है, ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, और इसका जो कंपन है वो सारे प्लेटों के अंदर ही होता है। तो इसका आंसर केवल 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। तो एग्जाम में यही पूछे जाते हैं 2 प्रश्न, ये पूछा जाता है एक ये पूछा जाता है, हम कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो आपको याद रखना है, उद्गम केंद्र होता है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, अधिकेंद्र होता है जहाँ से भूसतह से निकटतम स्थान, यानी उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान, यानी जैसे जस्ट सीध में ऊपर जहाँ से हमें दिखाई देगा। तो देखते हैं मुख्य तथ्य। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, तथा उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकट सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र जो है यहाँ पे हानि होती है, आपको पता है ऊपर जो भी बिल्डिंगें हैं यानी स्थल रूप आ जाता है ऊपर, तो बिल्डिंगें हैं या आसपास के जो भी सामान हैं वो कंपन के कारण खराब हो जाते हैं। तो आपको पता है भूकंप की जो है कितने प्रकार की तरंगे? 3 प्रकार की। ठीक है, तो कौन कौन सी तरंगे होती है? एक तो होती है पी तरंगे। ठीक है, एक होती है पी, एक होती है एस, एक होती है एल। ठीक है, ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं भूकंपीय तरंगे। इस पी को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इसे तो कहते हैं पी को। और जो एस है इसे कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ। आगे हम जैसे जैसे कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ेंगे तो पूरे कक्षा 12 के अंदर हमें पूरा पता चलेगा, इसलिए हम बेसिक जो है यहाँ से तैयार होगा, फिर हम कक्षा 12 में पूरा इसको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम सीधा समझ पाएंगे। और उसके बाद में एल होते हैं पृष्ठीय तरंगे। क्या होती है? पृष्ठीय तरंगे होती है। ठीक है, तो देख लेना था। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये है नदी बह रही है और ये है मोड़दार, तो इन मोड़दारों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प, यानी वी सर्प के समान, तो इसे कहते हैं विसर्प हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसर्प हो जाएगा। याद रखना है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग, बस इतना याद रखना आपको। और चित्र मैंने आपको दिखा दिया ताकि चित्र के माध्यम से हम अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से हम जो है चीज़ें अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं और भूलते नहीं हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखिए, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में, उपयुक्त तीनों भागों में। तो इसका आंसर हो जाएगा मैदानी भागों के अंदर जो है
चाप झील, ये देख सकते हो, ये है चाप झील का निर्माण इस प्रकार। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार होता है थोड़ी तथ्य के माध्यम से। ठीक है, नदी जब मैदानी भाग क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए समुद्री गुफा बनाती है, ये देख सकते हो आप। फिर तटीय मेहराब बनता है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, और स्टेक बनता है, ये देखिए स्टेक। तो ये और समुद्र मृग भी बनते हैं, मृग बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, ये बनता है, ये बनता है और ये बनते हैं और ये बनते हैं। इनके बारे में देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, समुद्री तरंगों के अपर्दन व निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती है जिससे कि दरारें विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी आकृतियों को स्टेक कहते हैं। ठीक है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण भी करते हैं। तो ये याद रखना है, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है अवसाद जमाकर। तो आपको पता है कि जैसे समुद्र में चट्टान और चट्टान से बार बार पानी टकराता है, वो तरंगे बनती है और तरंगों से वो धीरे धीरे वो चट्टानें हैं वो अवसाद के रूप में टूटती है, फिर एक साइड में जाकर निक्षेपण होकर उसका एक फिर से निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है ये चीज़ें बनती है। आगे देखते हैं, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? तो इसका हो जाएगा मोराइन या हिमोड। ठीक है, मोराइन या हिमोड हो जाएगा। देखते हैं क्या है। तो ये देख सकते हो, हिमनद बर्फ से ढका हुआ हिमनद नदी की तरह ही चल पड़ता है ये। ठीक है, देखिए मोरेन असंपीड़ित चट्टानें, बोल्डर, बजरी, मिट्टी, ग्लेशियर की जमा विशेषताएं हैं। ठीक है, बाढ़ का मैदान, बहते पानी की निक्षेपण विशेषता है। समुद्र तट समुद्र की लहरों की एक निक्षेपण विशेषता है। ठीक है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? आकस्मिक गतियां यानी अचानक क्या होती है? अचानक एकदम घटना घटती है या एकदम दबाव बढ़ता है, ज्वालामुखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी घटना घटती है। अचानक घटना होती है वो ज्वालामुखी की होती है। देखिए, ज्वालामुखी भूपट्टी पर खोला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देख सकते हो सबसे निचला भाग है मेंटल का। ठीक है, मेंटल का तो हमने पीछे पढ़ा था कि मेंटल क्या है, करोड क्या है, परपटी क्या है। ये है परपटी। ठीक है, उसके बाद ये है मेगमा कोस्ट, ये मेगमा है पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है, ये निकला बाहर, ये बाहर निकला। ये तो कौन सा हो गया? बहिर्जनित बल। कौन सा? बहिर्जनित बल के माध्यम से। ठीक है, ये तो आया बाहर। और जो ये यहाँ पे बना है ना, ये अंदर ही रह गया, ये क्या हो गया? अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल। ठीक है, ये याद रखना है, ये हो गया। फिर ये करेक्टर, ये एक करेक्टर का निर्माण होगा। यहाँ पे जो भी लावा निकलेगा और ये बाहर क्या निकालता है? तो गैसें व राख। गैसें व राख जो है इस ज्वालामुखी से बाहर निकलता है। याद रखना है आपको, ये जो अंदर ही बन जाता है वो होता है अंतर्जनित बल के माध्यम से अंदर ही लावा का ठंडा हो जाना, और बाहर आके लावा का ठंडा होना बहिर्जनित बल कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए, चाप झील, गोखुरु झील कहाँ पाई जाती है? तो हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में, पर्वत में। तो ये नदी घाटियों पर ही पाई जाती है चाप झील, जिसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग, आपसे पूछ रहे आंतरिक भाग यानी अंदर के भाग, अंदर मेघमा ठंडा हो जाता है तो उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बहिर्जात बल है? समुद्री तरंग है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है और पर्वत निर्माणकारी बल है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? समुद्री तरंग। ये क्या है? बहिर्जात बल है। ठीक है, आगे देखिए,
भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंपीय कंपन की गति आरंभ होती है वह क्या कहलाता है? भूकंपीय कंपन की गति आरंभ होती है तो उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। क्या होता है? उद्गम केंद्र या फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अधिकरण क्या हो जाएगा? उसके उद्गम केंद्र के समीप निकटता जो भी स्थान होता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। मैंने चित्र के माध्यम से आपको बता दिया है। वह स्थान जहां कंपन भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर की ओर गमन करती है और इसके निकटतम भाग सर्वाधिक हानि होती है और इसे दूर जाने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। भूकंप को किस मशीन से मापा जाता है? भूकंप को किस मशीन से मापा जाता है? तो इसे सिस्मोग्राफ यानी भूकंप लेखी से मापा जाता है। ठीक है, देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर सेल पर मापी जाती है। तो जो इस भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे मापी जाती है? रिएक्टर सेल से मापी जाती है। इस रिएक्टर सेल से मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा इससे उससे कम होती है उसका प्रभाव के बराबर नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं की गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली है। यानी विनाशकारी भूकंप कौन सा होता है? 7.0 वाला। ये याद रख लेना और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। किस भूकंप की तीव्रता को शक्तिशाली भूकंप माना जाएगा? अभी मैंने बताया तो 7.0 या उच्च परिमाण। ठीक है, किस भूकंप की तीव्रता को बहुत तेज भूकंप माना जाता है? बहुत तेज बात करेंगे तो 6.0 या उच्च परिमाण। ठीक है, तेज की बात आ जाएगी तो 6.0। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये क्या आप जानते हो? यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ से ही प्रश्न उठते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? तो विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में है, एंजल जलप्रपात। ठीक है, सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे एंजल जलप्रपात है। ये है कहाँ पे? अपने दक्षिण अमेरिका के अंदर, जो इस प्रकार बना हुआ है। इस प्रकार बना हुआ है, यहाँ पे है ये एंजल जलप्रपात। फिर देखिए अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है जिसे कहते हैं नियाग्रा जलप्रपात। आगे बात करेंगे, प्रश्न बनाया है मैंने। और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं पर स्थित है? याद रखने हैं बस इतना, अफ्रीका महाद्वीप में है ये। ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं पर स्थित है। इस प्रकार प्रश्न आपको मैप को साथ में दिमाग के लेकर याद करना होगा। साथ में मैप को लाएं और वहाँ पे वो चीज़ें आप देखें भी, ये अफ्रीका है यहाँ पे, और अफ्रीका के अंदर कौन कौन से देश है, जैसे जाम्बिया और जिम्बाब्वे है, उस के अंदर आपको क्या देखना है, कौन सा जलप्रपात देखना है? तो अफ्रीका के अंदर आ जाएगा विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। याद रखना, अब आपको बताना है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, किस नदी से बनता है। कौन सा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमाओं पर है? ठीक है, तो लगभग आप जो ये महाद्वीप याद कर लेंगे ना तो अच्छी तरीके से आप इनको हल कर पाएंगे। तो जो अमेरिका के बीच की सीमाओं पर है नियाग्रा जलप्रपात। ये चित्र देख सकते हो, ये नदी आ रही है यहाँ पे, ये देखो धुआंधार एक जो है जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के अंदर, कनाडा और संयुक्त राज्य के बीच में। ठीक है, कौन सा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला में स्थित है? दक्षिण अमेरिका की बात आ गई और वेनेजुला में है तो नियाग्रा जलप्रपात। ये मैंने प्रश्न बनाया है। उसके बाद देखिए, जब नदी किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह किस प्रकार की भूआकृति बनाती है? तो किस प्रकार की बनाएगी? वो जलप्रपात ही बनाएगी। ठीक है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? दोबारा प्रश्न आ गया, इन्हें विसर्प कहते हैं। ठीक है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है।
जिसे वितरिका कहते हैं। सभी वितरिकाओं के मुहाने पर अवसादों यानी तल छट के संग्रह से किस प्रकार की भू आकृति बनाती है? ये बनाती है डेल्टा। किस प्रकार की? डेल्टा का रूप लेती है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये है सारा डेल्टा का चित्र और ये है वितरिकाएं अलग अलग अवसाद के रूप में बनाती है और ये है मुख्य नदी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे अवसाद आ गई है और इन जो नदियों के बारे में पानी जा रहा है इन्हें कहते हैं डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा। अगला देखिए, समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? समुद्री तरंगों के अपर्दन से किस प्रकार का? तो तटीय भू आकृति का एक निर्माण होता है। ठीक है, फिर देखिए, समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र की तरंगों द्वारा लगातार सेलों में टकराने पर दरार विकसित होती है। यही दरार बड़ी और चौड़ी होकर किस भू आकृति का निर्माण करती है? ये समुद्री गुफा का निर्माण करती है। ठीक है, हिमनद द्वारा वहन की जाने वाली सामग्री जैसे बड़ी छोटी सेल, रेत और अवसाद मृदा निक्षेपित होती है। ये निक्षेप किस भूआकृति का निर्माण करती है? हिमनद के बारे में, तो हिमनद हिमोड का ही निर्माण ये करेगी। फिर देखिए, जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा उन्हें बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी बालू बड़े क्षेत्रों में जमा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं उसे? लोएस कहते हैं। ठीक है, तो आज के इतने ही प्रश्न थे और उसके बाद थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगों को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगों को कहते हैं पृष्ठीय तरंगे। तो ये थोड़ी सी आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे कक्षा 8 पढ़ेंगे, फिर 9 पढ़ेंगे और 10 पढ़ेंगे, तो हमें इन तरंगों के बारे में पूरी डिटेल यानी पूरा भूकंप जो है कक्षा 10 तक 11-12 तक हमें मिल जाएगा। तो सारी हम चर्चा करेंगे आगे। 10 करने के बाद हम 11-12 को भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार 10 तक है हमारा। तो लगभग जो ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो कक्षा 6, 7 और 8 तक आते हैं, यानी रीट एग्ज़ाम है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें हो या सीटेट के जो विद्यार्थी तैयारी करें, तो ये 3 बुक के महत्वपूर्ण पढ़ लेना। आप 40 में से 40 क्वेश्चन जो आएंगे एसएसटी के सही कर सकते हो। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एनसीईआरटी के जो टेस्ट सीरीज़ है वो जरूर लें ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।